होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस का जो लफ्ज है ये टू ग्रीक वर्ड से निकला है, ठीक है। होम्यो मीन सेम और स्टेसिस मीन स्टेबल और स्टेडी। होम्योस्टेसिस को हम बायोलॉजी में ऐसे डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म और सेल मेंटेन अ स्टेबल एंड कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग सेल्स जो है वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चाहे जितनी मर्जी फ्लक्चुएशन हो, चाहे जितनी मर्जी चेंज हो, लेकिन जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो एक कांस्टेंट हालत में रहता है, वो इक्विलिब्रियम की हालत में रहता है, ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम की हालत को मेंटेन करने को या इस स्टेट ऑफ बैलेंस को कांस्टेंट रखने को कहते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। इसको आपकी बुक से जरा देख लेते हैं। Homeostasis may be defined as the maintenance of internal conditions of body at equilibrium despite changes in the external environment. यानी इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है स्टेटिक हालत में रखना, यानी हालतें उसको तवाजुन में रखना या इक्विलिब्रियम में रखना, ठीक है। इसको कहेंगे होम्योस्टेसिस। फॉर एग्जांपल द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड and 30 despite fluctuation in the surrounding air temperature। यानी हमारी जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब चाहे बाहर का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो 37 से लो हो जाए या 37 से हाई हो जाए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 पे ही मेंटेन है, ठीक है, बिकॉज ऑफ होम्योस्टेसिस, ठीक है। Similarly, the blood glucose level remains about 1 gram per liter despite eating a meal rich carbohydrates। इसका मतलब ये है कि हमारा जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है वो 1 ग्राम पर लीटर होता है, ठीक है। अब ये जो 1 ग्राम पर लीटर है ये नॉर्मल रेंज है, तो ये इसी रेंज के अंदर जो है रहेगा, ठीक है। चाहे हम अगर जब खाना खाते हैं तो हमारा खाना खाने के बाद ये लेवल जो है वो हाई होगा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जो है कुछ देर के बाद जब इंसुलिन रिलीज होगी पैंक्रियाज से, तो इंसुलिन जो है वो ये जो लेवल इंक्रीज हुआ होगा उसे रेगुलेट कर देगी, यानी कंट्रोल कर लेगी, ठीक है। तो हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो दोबारा 1 ग्राम पर लीटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बाय द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। अच्छा, अब ये जो होम्योस्टेसिस है यानी इंटरनल कंडीशंस को जो है वो मेंटेन रखना या इंटरनल कंडीशंस को स्टेबल रखना, ये कैसे होता है? ये होता है बाय द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? इट इज द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड साल्ट इन बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। यानी बॉडी सेल्स के अंदर साल्ट और वाटर को जो है वो बैलेंस रखना है, ठीक है, बाय द ऑस्मो रेगुलेशन। इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के अंदर का एनवायरनमेंट, और एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर का एनवायरनमेंट। तो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर साल्ट कंसंट्रेशन जो है और वाटर बैलेंस जो है वो सेम होना चाहिए, यानी जितनी साल्ट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर है इनसाइड द सेल है उतनी ही जो है बाहर होनी चाहिए, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर में। अगर सेल के अंदर जो है साल्ट कंसंट्रेशन, या मैं लिख देता हूँ,
अगर सेल के अंदर जो है साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होते हैं तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर जो वाटर होगा, ठीक है, वो सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है, जिससे जो है साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो लो हो जाएगी, ठीक है। यानी जब सेल के अंदर साल्ट ज्यादा हो जाएंगे तो वाटर जो है थ्रू द ऑस्मोसिस जो है वो सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर साल्ट कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, जब एक्स्ट्रा सेलुलर साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी यानी बाहर, सेल के बाहर, तो क्या होगा डिफ्यूजिंग डिफ्यूजिंग का प्रोसेस होगा और वाटर जो है वो अब सेल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह जो है सेल के अंदर वाटर और साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहती है, बैलेंस रहती है। अगर सेल के अंदर ज्यादा वाटर आ जाए तो इसका मतलब है जब ज्यादा वाटर आ जाएगा तो उसकी साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी, तो सेल जो है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा, ठीक है, और सेल की जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी। इसी तरह अगर वाटर बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो उससे जो है वो सेल के श्रिंक होने का खतरा है। इसलिए जरूरी है कि सेल के अंदर जो है वो साल्ट कंसंट्रेशन और वाटर के अंदर जो है वो बैलेंस रहे, यानी इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर जो है साल्ट कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब बाहर का टेम्परेचर जो है वो राइज करता है तो क्या होता है, जो बॉडी के अंदर थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो टेम्परेचर को फील करते हैं, ठीक है, वो ब्रेन को या कंट्रोल सेंटर को जो है वो मैसेज भेजते हैं और कंट्रोल सेंटर जो है वो अफेक्टर्स को जो है वो रेगुलेट करता है कि अफेक्टर्स जो है वो जो टेम्परेचर बड़ा बाहर का उसके अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स शो करे, ठीक है। तो चाहे बाहर का टेम्परेचर जो है वो 45 हो जाए, चाहे 50 हो जाए, 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 पे ही रहेगा, बिकॉज ऑफ थर्मो रेगुलेशन। यानी जो रिसेप्टर्स होते हैं वो, सॉरी इफेक्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स शो करेंगे, स्वेटिंग होगी, स्वेट ग्लैंड्स जो है वो स्वेटिंग करेंगे और हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होगा। इसी तरह अगर बाहर का टेम्परेचर जो है वो लो हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भी हमारा बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो 37 पे ही मेंटेन रहेगा, ठीक है। और अब इसके अगेंस्ट जो है शिवरिंग का प्रोसेस होगा, शिवरिंग से जो है आगे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी और बॉडी टेम्परेचर जो है विद इन द रेंज जो है वो रहेगा, ठीक है। इस तरह हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है थर्मो रेगुलेशन के प्रोसेस के थ्रू मेंटेन। ये जो बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट, वो जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जो है वो काम करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर मीन कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर ये टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट हो जाए, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो एंजाइम्स जो है वो डी नेचर हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो भी अफेक्ट होती